Can you see the whiteboard? A recap of about 2 minutes. This is just one example. There are many other examples like this, but if we are interested in this section, for example, this is a bending moment, and to ensure equilibrium, we can calculate this internal bending moment, which will, in this case, it will be equal to the applied bending moment because we have to keep this in equilibrium. Otherwise, this will start rotating, which is not allowed. Now, we learn throughout this course the actual distribution that causes this kind of a resultant. ये resultant produce होना जरूरी है to keep in this system in equilibrium, but this is produced because of certain internal load distributions. इस केस में अभी हमने नहीं किया, but I can tell you कि कैसे produce होती है. इसको थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं. ये हम आगे जाके पढ़ेंगे, अभी आप इस पे परेशान ना हो कि ये कैसे आया. ये ऐसे बनता है कि you have this kind of load distribution. Forces, internal forces produce होती हैं. अब आपको पता है कि summation of forces in the x direction चूंकि 0 है, ये भी हमारे लिए जरूरी है, और summation of moments भी 0 होना जरूरी है, तभी ये equilibrium में होगा. So if this is 0, then obviously the forces towards the left and the forces towards the right have to be 0. तो इससे ये बात तो हमें पता चल गई कि इसका एक रिजल्टेंट बनेगा जो इधर करके ऐसे होगा, और इसका एक रिजल्टेंट बनेगा जो कुछ ऐसे करके होगा. ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे as far as forces are concerned, because this has to be satisfied. But because these two forces are not in the same line, collinear नहीं है, there is a distance of d between them, the resultant, between the resultants. तो क्या होगा, इसमें एक कपल प्रोड्यूस होगा which is m is equal to whatever the magnitude of this force is multiplied by this distance. ये एक प्रोड्यूस होगा, और यही वो m है जो इस फर्स्ट इक्वेशन के तहत इन ये m को और m डैश को, मैं इसको मुझे एक्चुअली इसको ऐसे m प्राइम कहना चाहिए, इंटरनल है, ठीक है. बट दिस इज जस्ट अ मैटर ऑफ सिमेंटिक्स. मैं इसको m प्राइम कह दूं, m इंटरनल लिख दूं, व्हाटएवर, इवन इफ आई डोंट राइट एनीथिंग, यू नो आई एम टॉकिंग अबाउट इंटरनल, ठीक है. अच्छा, अब the point of this whole thing is that don't worry about कि मुझे ये कैसे ट्रायंगुलर लोडिंग कैसे पता चला, ये तो आगे जाके हम पढ़ेंगे. My point here is if you take this section, तो इसमें ये मैं यहाँ बना रहा हूँ, हर पॉइंट के ऊपर, यहाँ इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, हर पॉइंट पे इंटरनल लोडिंग डिफरेंट है. ये मेरा पॉइंट है, ये हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, ये मैंने एक और तरीके से आपको यहाँ पे बताया. डिफरेंट का मतलब ये है कि अगर मैं इंटरनल लोडिंग का कोई मेजर बनाना चाहता हूँ तो मैं सेक्शन की बात नहीं कर सकता कि ये क्वेश्चन करना कि इसकी इंटरनल लोडिंग एक सेक्शन पे कितनी है, की जा सकती है बात. वो ये है कि इन सब इंटरनल लोडिंग का कोई रिजल्टेंट निकाल लें और उसको डिवाइड कर दें उस टोटल एरिया से, दैट काइंड ऑफ थिंग. यानी अगर मैं ये बात करूँ डेल्टा एफ ओवर डेल्टा ए, अगर मैं ये बात करूं, और विच इज आर डेफिनेशन ऑफ एवरेज स्ट्रेस, अगर हम एवरेज की बात करें तो आप नोट करें इसमें इसका जो रिजल्टेंट फोर्सेस का है ना, इस पूरे सेक्शन की अगर बात करें तो डेल्टा एफ जो है वो 0 है, आप नोट करें, क्योंकि व्हाट एवर द फोर्स टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड इज आल्सो इक्वल टू द फोर्स टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड. ये दोनों कपल प्रोड्यूस जरूर कर रहे हैं, लेकिन फोर्सेस तो ऐसा बैलेंस आउट हो रही है. तो ये तो इसका तो एवरेज स्ट्रेस तो इसका 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सेंटर लाइन से ऊपर स्ट्रेस की डायरेक्शन और है, नीचे और है, तो वो ऊपर कोई वैल्यूज होंगी, नीचे वैल्यूज होंगी, बट इफ यू ऐड देम टुगेदर यू गेट 0. सो एवरेज स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट वोंट हेल्प अस हियर. हमें यहाँ पे बात सेक्शन की नहीं करनी चाहिए. वी शुड टॉक अबाउट एट एनी वन पॉइंट. हाँ, क्योंकि हर पॉइंट पे इंटरनल लोडिंग डिफरेंट है, राइट. और उसका तरीका ये होगा कि वी मेक दिस अप्रोचिंग 0 और डेल्टा एफ भी अप्रोच 0 हो जाए. यानी आप पहले आपने पूरा ये सेक्शन लिया था, आप उस सेक्शन में से एक पॉइंट लें, फिर उसके बाद और पॉइंट छोटा करते जाएं उस एरिया को, एक पॉइंट पे पॉइंट आ जाएगा. व्हेन यू रीच दिस पॉइंट स्टेज, तो देन यू आर टॉकिंग अबाउट अ सर्टेन पॉइंट हियर और हियर और हियर. अदरवाइज यू आर जस्ट टॉकिंग अबाउट एन एवरेज एरिया, ठीक है ना. तो वो वेलोसिटी वाली बात ध्यान में लाइए. इफ यू हैव मूविंग इन एट अ वेरी फास्ट स्पीड, आफ्टर सम टाइम यू स्लो डाउन, देन यू मूव एट अ फास्ट स्पीड. तो आप अगर इस पूरे के पूरे इंटरवल को ले लेंगे और पूरे के पूरे डिस्टेंस ट्रेवल को लेके डिवाइड करेंगे तो एट बेस्ट यू विल गेट एन एवरेज स्ट्रेस, एवरेज वेलोसिटी.
अगर आपको किसी भी इंस्टेंट की वेलोसिटी चाहिए, किसी विच इज द ट्रू इन्फॉर्मेशन, मतलब अगर मैं आपको यहाँ से लाहौर का डिस्टेंस 382 किलोमीटर, उस पर मैं 4 घंटे में पहुंचा, तो मैं इसको डिवाइड करूँ तो यू विल गेट अ वैल्यू, ठीक है, आप 80 किलोमीटर पर आवर फॉर एग्जाम्पल, या 90 किलोमीटर पर आवर फॉर एग्जाम्पल। तो बट ये एक एवरेज वैल्यू है। किसी भी पॉइंट पर मैं जिस वक्त भेरा को क्रॉस कर रहा था एट अ सर्टेन पॉइंट, तो उस वक्त मेरी वेलोसिटी क्या थी, वो ये वेलोसिटी नहीं है, वो उस वक्त उस इंस्टेंट की वेलोसिटी है। उसमें मुझे करना क्या होगा, अगर मैं एक्यूरेसी चाहता हूं तो आई शुड नैरो डाउन द विंडो ऑफ दैट टाइम, यानी मैं उसको 10 मीटर कर दूं, वो वाले 10 मीटर जो भेरा के पास है फॉर एग्जांपल, और वो टाइम ले लूं अभी भी, बट आई एम टॉकिंग अबाउट एन एवरेज वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर्स। अगर मुझे बिल्कुल इंस्टेंटेनियस चाहिए, किसी एक पॉइंट की चाहिए, तो मुझे बिल्कुल उस पॉइंट पे जाना पड़ेगा। तो जब हम पॉइंट पे जाएंगे, पॉइंट का मतलब वेलोसिटी के केस में डेल्टा टी अप्रोचिंग 0 होगा। तो इसमें जो डेल्टा एस है ना, जो उस टाइम पीरियड में आप ट्रेवल कर रहे होंगे, वो भी 0 हो चला जाएगा ना। एक इंस्टेंट पे कितना ट्रेवल करते हैं डिस्टेंस, कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल नहीं होता एक इंस्टेंट में, ठीक है ना। बट हेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट प्लेज इट्स पार्ट। वो ये है कि आपका अगर ये एक डिस्प्लेसमेंट का है और ये टाइम है, तो इसमें अगर तो आप डेल्टा टी लेते हैं तो एक आपको चंक लेना पड़ेगा, और इसमें डिस्टेंस ये वाला होगा डेल्टा एस। तो ये इसमें जो वेलोसिटी, इसको मैं एवरेज लिखूंगा, ये डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी, ठीक है ना। बट इफ आई वांट टू नो द वेलोसिटी नॉट एट एन इंस्टेंट बट एट दिस पॉइंट, जस्ट वन पॉइंट, तो पॉइंट का तो डेल्टा टी जो है वो फिर अप्रोच 0 हो गया ना। तो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस वन इंस्टेंट हियर, राइट। इस जगह पर जब हम करेंगे, जाहिर है यहाँ पे इसका डेल्टा एस भी फिर अप्रोचिंग 0 हो जाएगा ना। इस एक इंस्टेंट में तो कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल नहीं होता ना। लेकिन लिमिट का कॉन्सेप्ट ये है, डी वी डी एस ओवर डी टी, वो कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पे जो स्लोप होता है, टॉकिंग अबाउट स्लोप, स्लोप तो है ना वहाँ पर एक, that gives us the, and that slope is the definition of basic differential, right? ठीक है ना। तो ये सारी बात क्यों की, एक तो हम ये कर चुके थे, people have joined, at least some people have joined more, और आगे इंशाल्लाह ज्वाइन हो जाएंगे। लेकिन this brings us to our today's topic also, because हमने किसी हद तक काम कर लिया था, बट आज हम उसको कंप्लीट कर लेंगे विद अ प्रॉब्लम। देखिए हमने जो बात की थी वो, I'll just bring in another thing here, और just as a reminder to you, और उसके बाद फिर हमारा आज का काम शुरू हो जाएगा। Let me bring in a photograph. It's just a reminder, कोई नई चीज़ नहीं होगी। भाई इसको ज़रा अच्छी तरह समझ लीजिएगा, ये टॉपिक बहुत बेसिक है, इसको हम ज़रा, हो सकता है some of you may be thinking कि हम बहुत ज़्यादा रिपीट कर रहे हैं, doesn't matter, ये it doesn't hurt। बाकी आगे जाके एप्लीकेशंस में ना यू कैन बी फास्ट, बट नॉट इन कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। ये हमने वही बात की कि अगर हम इस पूरे एरिया को, पूरे सेक्शन को ले लेते, तो उस पर एक फोर्स होती, उसको पूरे एरिया से डिवाइड करते, तो वो एक एवरेज, यस इट विल गिव यू एन एवरेज वैल्यू ऑफ स्ट्रेस, दैट गुड इनफ, बट देयर विल बी मेनी वेरिएशंस। वो जो एवरेज स्ट्रेस की वैल्यू आएगी वो इस पूरे सेक्शन की एवरेज होगी। अगर मैं कहूँ कि किसी पॉइंट पे क्या हो रहा है, तो वो दैट वोंट हेल्प यू मच, हर पॉइंट पर डिफरेंट है। ये उन सब पॉइंट्स की स्ट्रेसेस की एवरेज आपको मिल गई, बस, ठीक है। अगर इफ इट वर्क्स इन सम केसेस फॉर एग्जांपल यू आर अप्लाइंग फोर्स लाइक दिस एट द सेंट्रॉइड, तो यहाँ मैं काट लेता हूँ, तो इसमें बिकॉज सेंट्रॉइड पे लग रही है, तो ये सारी की सारी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्स जो है ना वो कांस्टेंट ही होती है। इसके ये भी हम आगे जाके सीखेंगे, अभी आपको नहीं पता, ये मैं आपको कुछ रिजल्ट्स दे रहा हूँ। जो अभी मैं आपको बेंडिंग दिखाई थी उसमें कांस्टेंट नहीं था, उसमें ट्रायंगल्स आ रहे थे, वो भी हम करेंगे इंशाल्लाह डिराइव। इसको जब हम करेंगे तो यू विल फाइंड आउट कि यहाँ पे जो एवरेज स्ट्रेस इज इक्वल टू स्ट्रेस, इस केस में, उस केस में नहीं था। इन सम केसेस यस एवरेज वैल्यू विल डू योर वर्क, बट जनरली स्पीकिंग when you talk about stress, it is the concept of stress at a point, not at a section. Section पे तो मुख्तलिफ stress हैं बहुत सारे. Which point are you talking about precisely? So when you talk about stress, actually it's a concept of stress at a point. How you move from section, whole section to a point, you move in this direction by progressively changing the area. वो जो area पहले डेल्टा ए जो था बहुत बड़ा था, उसको छोटा करते जाए तो जाहिर है फिर डेल्टा एफ भी छोटे होते जाएंगे और उनकी डायरेक्शंस भी डिफरेंट होनी शुरू हो जाएंगी। ये रिजल्टेंट है, इधर का रिजल्टेंट ये है, इसका रिजल्टेंट कुछ और हो सकता है, ठीक है। एंड एक
there will come a point where you would have reduced the area to a point, और उस पॉइंट पर हम कहेंगे लिमिट डेल्टा ए अप्रोचिंग 0 डेल्टा एफ ओवर डेल्टा ए। तो जब ये डेल्टा ए अप्रोच 0 करेगा तो डेल्टा एफ भी अप्रोच 0 कर जाएगा ना। लेकिन ये वही वाली बात कि एक इंस्टेंट में कितने डिस्टेंस ट्रैवल होता है, कोई ट्रैवल नहीं होता, लेकिन उनका जो रेशियो है वो 0 नहीं होता। इस सारी चीज को मैथमेटिकली हम कहते हैं डी एफ ओवर डी ए। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस। बस आपको ये क्लियर होनी चाहिए। और ये डेफिनेशन है, इसको मैं आई कैन नॉट स्ट्रेस दिस एनफ। किसी लड़के से पूछो कि स्ट्रेस क्या होता है तो ही विल टेल यू पी ओवर ए। क्या ख्याल है? यही जवाब देते हैं सारे, पी ओवर ए। इतना अच्छी तरह याद हो गया ये कि अनफॉर्चुनेटली देयर आर सम थिंग्स व्हिच यू शुड नॉट लर्न सो वेल, क्योंकि वो चीज़ें इतनी एक्यूरेट नहीं होती। एंड अनलर्निंग देन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। इफ समबडी, आप तो अभी नए हैं, अभी आपने नया ये सॉलिड मैकेनिक्स शुरू किया है, फाइनल ईयर में अगर आपने कहा ना स्ट्रेस की डेफिनेशन पी ओवर ए है, तो इट विल बी रॉन्ग इन द सेंस इट्स अ वेरी स्पेशल एप्लीकेशन। इट्स अ वेरी स्पेशल एप्लीकेशन। स्ट्रेस का एक एप्लीकेशन पी ओवर ए है, यस, बट मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप जनरल स्ट्रेस की बात करते हैं, जनरल की क्या बात कर रहे हैं हम? जनरल कॉन्सेप्ट विच अप्लाइज टू ऑल सिचुएशन। स्पेसिफिक केस क्या होता है? स्पेशल एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये स्पेशल एप्लीकेशन, स्पेसिफिक केस है। ये आपको हेल्प करेगा सर्टेन प्रॉब्लम्स में, बट इट विल फेल इन जनरली, इट विल फेल। जनरल कॉन्सेप्ट स्ट्रेस इज डी एफ ओवर डी ए, बस ये ध्यान रखिएगा। उस पॉइंट के ऊपर, एक पॉइंट के ऊपर फोर्स और पॉइंट एरिया की बात हो रही है। यू हैव रिड्यूस्ड दिस होल थिंग टू वन पॉइंट, बस ये ध्यान में रखिएगा। इधर से ये भी निकलेगा। एंड इंसिडेंटली इफ आई गिव यू एन आंसर, थोड़ा हिंट, इस तरह की सिचुएशन में यही है पी ओवर ए, वॉट एवर दिस, इन दिस केस एफ ओवर ए, बिकॉज यहाँ मैंने एफ दिया हुआ, ठीक है। बट ये एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन पैदा होगी, उसका जो रिजल्टेंट होगा वो बिल्कुल यही एफ के बराबर होगा। एंड देन इफ यू डिवाइड दिस बाय दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, then you get the value of average stress as well as the value of accurate stress at every point. इस केस में एवरेज स्ट्रेस और हर पॉइंट का स्ट्रेस सेम है, बट ये एक स्पेशल केस है, बस ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब वी मूव ऑन टू टुडेज, एंड होपफुली टुडे विल बी डीलिंग विद लेस एब्स्ट्रैक्शन। मतलब एब्स्ट्रैक्शन तो अभी भी होगी थोड़ी सी, व्हेन वी स्टार्ट समथिंग it's very abstract, then we go on and then we do some concrete examples, और वो आ जाएगी इंशाल्लाह एक example, but as we move more and more towards the end of the course ज़्यादा concrete होता जाएगा। Start is always difficult to start anything because हर चीज़ जो है वो interlinked होती है। अभी मुझे for example there is a tendency, there is a wish on the part of the instructors also कि we should not introduce anything जो हमने पहले से आपको बताई नहीं हुई, but होता ये है कि you have to start somewhere and everything is interrelated in life. So अभी आप देखिए, मैंने आपको दो डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई, एक नॉर्मल स्ट्रेस वाली और एक जिसमें बेंडिंग मोमेंट आ रहा था, दिखाई ना। मैंने आपको कहा अभी थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि इसमें डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेस की इस तरह होती है, इंटरनल लोडिंग की, वो बताया ना, और आगे मैंने प्रूव नहीं किया हुआ। यू आर जस्टिफाइड इन आस्किंग ये कैसे आया, लेकिन मैं आई हैव टू गिव यू अ सर्टेन बैकग्राउंड जिसको अभी फिलहाल आप मान लें बगैर प्रूफ के, आगे चल के मैं उसका प्रूफ भी कर दूंगा। बट इफ वी इंसिस्ट ऑन प्रूविंग एवरीथिंग बिफोर यूजिंग, तो फिर हमें कहीं ना कहीं से स्टार्ट तो करना पड़ेगा, वो हो नहीं सकता। वी हैव टू ग्राउंड आवरसेल्फ समवेयर, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये एब्स्ट्रैक्शन कुछ अरसे में खत्म हो जाएगी, अभी कुछ अरसा चलेगी, ठीक है ना। बट आई डोंट वांट टू शॉर्ट चेंज, मतलब आपको यहाँ पर बिकॉज वी हैव नॉट डन एनीथिंग येट, अभी स्टार्ट किया, मैं आपको शॉर्ट चेंज नहीं करना चाहता, गलत कॉन्सेप्ट नहीं देना चाहता। थोड़ा सा मुश्किल हो जाए कोई बात नहीं, थोड़ा सा किस्तों में कर लें कोई बात नहीं, कुछ चीज़ों को मैं कहूँ अभी मान लीजिए, आगे जाके मैं प्रूव कर दूंगा। आई डोंट लाइक इट बट आई थिंक इट इज़ बेटर दैन गिविंग यू फॉल्स इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ये पी ओवर ए वाला जो कॉन्सेप्ट है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फॉल्स इन्फॉर्मेशन विच वाज पास्ड ऑन टू यू समवेयर, इट वाजंट टोल्ड टू यू। आपका कसूर नहीं है कि ये एक बहुत स्पेशल केस है। उसका नतीजा ये निकलता है कि आई हैव बीन टीचिंग दीज सब्जेक्ट्स, ये मैकेनिकल मटेरियल्स नहीं, सिर्फ मशीन डिज़ाइन, आगे जाके आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह, FEM आगे जाके आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह, फिर मैकेनिकल मटेरियल्स 2 है। तो ये सब
जितने भी स्ट्रेस बेस्ड कोर्सेज हैं उसमें आखिर तक इट्स ऑलवेज वेरी डिफिकल्ट टू गेट रिड ऑफ this P over A thing. So I want you to get rid of it now. ठीक है ना? P over A special application. Generally it's DF over D. याद रखिएगा, मैं DF over DA से आपको हर तरह का फॉर्मूला ड्राइव करके दिखा दूंगा at the end of the course. ठीक है जी? आगे चलिए. Now ये जो आपको डेल्टा F, डेल्टा ये सारे गिवन हैं, हम मान चुके हैं कि जब हम इसको लिमिट लगा देते हैं तो then what we get is ये पॉइंट है. अच्छा, अब यहाँ पे ज़रा थोड़ा सा मेरे साथ दीजिए. ये पॉइंट तो है, लेकिन एक प्लेन की बात भी हम कर रहे हैं ना, एक प्लेन के ऊपर पॉइंट है ना, तो उस प्लेन को दिखाने के लिए मैं ये एक थोड़ा सा क्यूब सा मतलब क्यूब नहीं कहना चाहिए, इसको स्क्वायर सा बना रहा हूँ. ठीक है, अदरवाइज ये पॉइंट, ये याद रखिएगा ये पॉइंट है. जैसे ही मैं ये इस तरह का एक फाइनाइट एरिया बनाता हूँ ना, तो एकदम लोगों के ज़हन में आता है कि आई एम टॉकिंग अबाउट अ प्लेन हियर. पॉइंट नहीं है, नहीं, ये प्लेन सिर्फ आपको दिखा रहा है कि ये कौन सा प्लेन है. क्यों? क्योंकि आप देखिए इस पॉइंट के ऊपर इसको अगर मैं ऐसे कट कर दूं तो यही पॉइंट का प्लेन ये आ जाएगा वर्टिकल. ठीक है, आ सकता है ना. इसी तरह ये सामने से भी वर्टिकल प्लेन आ, एक पॉइंट में से कितने प्लेन गुजरते हैं? इनफाइनाइट प्लेन गुजरते हैं. सो जस्ट टू मेंशन कि ये प्लेन हॉरिजॉन्टल वाला प्लेन है, दूसरे लफ्जों में ये एक्स वाई प्लेन है, ये बताने के लिए ये बना रहा हूं. अदरवाइज इट्स अ पॉइंट, ये बात ध्यान में रखिएगा, ये पॉइंट है. ठीक हो गया. अच्छा, हमने कहा था उस पॉइंट पर एक कोई फोर्स होती है, वो DF होती है, और वो जो एरिया है उसका वो DA है. ये भी हम पॉइंट है ना, तो DA है, इट्स नॉट डेल्टा ए. डेल्टा इंप्लाइज सम फाइनाइट डायमेंशन. यहाँ पे पॉइंट पे हम आ गए हैं, ये हो गया. नाउ इफ आर कोऑर्डिनेट एक्सिस आर x, y and z, और ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हम हर प्रॉब्लम में बनाएंगे, हर डेवलपमेंट में बनाएंगे. वी कैन take components of this delta in the y direction, ठीक है, in the z direction and in the x direction. हम कर सकते हैं. ठीक है ना. अब what we do is we get the value of stress. एक तो स्ट्रेस था ना, स्ट्रेस was dF over dA. ये तो एक जनरल स्ट्रेस. अगर मैं स्ट्रेस को भी कंपोनेंट्स में डिवाइड करना चाहूँ तो आई विल गेट 3 कंपोनेंट्स, राइट. ये देखिए, नंबर 1 कंपोनेंट सिग्मा इन द, अभी इसकी नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं, इसको फिलहाल ऐसा कर लेते हैं कि हम इसको 1 रखते हैं. मैं आपको आगे चल के थोड़ा सा इसको क्लियर करूँगा. टॉप z डायरेक्शन इज इक्वल टू FZ over DA. ठीक हो गया. टॉ, इसको ZZ करते हैं, ZX इज इक्वल टू, अभी बताऊँ ये सारा, मैं अभी आपको सारा एक्सप्लेन करता हूँ. DFX over DA, you guessed it. टॉ ZY इज इक्वल टू DFY over DA. ये हमारे 3 कंपोनेंट्स आ गए ना. इन्हीं तीनों कंपोनेंट्स का बेसिकली रिजल्टेंट जो है वो DF और DA है. ठीक है ना, क्योंकि वो यू नो जो आपको वेक्टर का कॉन्सेप्ट है आपके पास. ठीक है. अच्छा, अब ये देखिएगा कि ये ZZ कहाँ से आया, ये ज़रा देखिए, और यहाँ पर वो प्लेन वाली बात आ जाएगी. ये XY प्लेन था ना, मैंने बताया था ये XY प्लेन है जिसमें हम एक पॉइंट की बात कर रहे हैं. तो ये एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट अ पॉइंट. ये XY प्लेन इज जस्ट देयर टू गिव यू एन इंडिकेशन कि विच प्लेन वी आर टॉकिंग. ये एक पॉइंट किस प्लेन के पॉइंट ऑफ व्यू से है, क्योंकि इसी में से मैं इसी पॉइंट में से मैं एक ये प्लेन भी गुजार सकता हूँ, है ना, और इनफाइनाइट प्लेन भी गुजर सकता हूँ, राइट. तो इस वजह से ये बताने के लिए, तो आगे चल के वो बातें भी आ जाएंगी. ठीक है ना. ये बात हो गई. ये XY जो प्लेन होता है ना, इसको मैथमेटिक्स में हम Z प्लेन भी कहते हैं. कैसी बात है XY प्लेन, क्योंकि ये X डायरेक्शन है और ये Y डायरेक्शन है, तो दिस प्लेन इज XY प्लेन. लेकिन ये प्लेन किसके परपेंडिकुलर है? किस प्लेन के परपेंडिकुलर है? Z के. तो प्लेन की इंडिकेशन उसके नॉर्मल से होती है. प्लेन से एक नॉर्मल आप खींचते हैं तो वो नॉर्मल जिस डायरेक्शन में होता है उस वो प्लेन होता है. तो इफ दिस प्लेन इज इन Z डायरेक्शन, सो इट्स प्रिसाइसली स्पीकिंग ये बेसिकली पॉजिटिव Z डायरेक्शन. ये मैं बताता हूँ भी, पॉजिटिव की बात भी करता हूँ. ठीक है. अच्छा, तो ये जो पहले आपके पास 3 सबस्क्रिप्ट्स आ रहे हैं ना, ये सिर्फ ये बता रहे हैं कि द प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द
z एक्सिस। क्लियर हो गया? ये हमें याद रखिएगा, स्ट्रेस में जो पहला सबस्क्रिप्ट होता है इट टेल्स यू विच प्लेन वी आर टॉकिंग अबाउट। एक बात, व्हाट अबाउट द सेकंड सबस्क्रिप्ट? ये z में है, ये x में है, ये आपको डायरेक्शन बता रहा है। जहां ये आपको प्लेन बता रहा था, सेकंड सबस्क्रिप्ट डायरेक्शन बता रहा है। ऑब्वियस ही बात है, जो z डायरेक्शन में है वो z है, जो x डायरेक्शन में है वो x है, जो y डायरेक्शन में है वो y। ठीक है, तो यू विल हैव on any one plane at any one point you will have 3 components of stress। ठीक है, अच्छा अब एक और सिंप्लीफिकेशन, सारी कन्वेंशंस की बात है, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दिस नोटेशन टॉ, लेकिन हमारी एक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो, अगर आप नोट करें, टॉ जेड जेड ये है, टॉ जेड एक्स ये है, टॉ जेड वाई ये है। ये जो जेड एक्स और जेड वाई हैं ये shear stresses कहलाते हैं। क्यों? बिकॉज दे आर इन द प्लेन। और ये जो टॉ जेड जेड है ये नॉर्मल स्ट्रेस कहलाता है बिकॉज इट इज परपेंडिकुलर। ये तो आपको पता है, एक shear स्ट्रेस होता है, एक नॉर्मल स्ट्रेस होता है। ठीक है ना, ये आपने कुछ और जगहों से भी सी बातें सुनी, लेकिन ये हम यहाँ पे हम फॉर्मली डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, एक कन्वेंशन है एंड दैट कन्वेंशन इज कि टॉ जेड जेड को, मुझे टॉ जेड लिखने में भी कोई एतराज नहीं होना चाहिए। वाई? बिकॉज, चले इसको छोड़े, मैं अभी पहले मैं आपको एक सिंपल, इसको अभी छोड़ दें, पहले एक और कन्वेंशन देखें, फिर मैं ये बताता हूँ। एक कन्वेंशन है कि नॉर्मल स्ट्रेस को हम सिग्मा कहते हैं बिकॉज इट्स नॉर्मल स्ट्रेस, इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए। और जो shear स्ट्रेस है उसके लिए हम टॉ का लफ्ज ही यूज करते हैं। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों तो ऐसे ही रहेंगे, इसको हम सिग्मा जेड जेड भी कह सकते हैं। क्या मतलब, ये कन्वेंशन है, आपको रशियन बुक्स में टॉ ही मिलेगा, कुछ और बुक्स में वो टॉ ही यूज करती हैं, इसमें गलत बात कोई नहीं है। अगर आपने नीचे जेड जेड लिख दिया तो फिर वो नॉर्मल स्ट्रेस ही है। जेड जेड का मतलब क्या है? जिस प्लेन के ऊपर है उसी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्ट्रेस है। जेड प्लेन है और जेड डायरेक्शन में है। जेड प्लेन कौन सा होता है? एक्स वाई प्लेन। इट मींस कि ये नॉर्मल स्ट्रेस है। ये बात इससे भी पता चल जाती है। तो इधर का टॉ भी लिखा हो या सिग्मा लिखा हो, एक ही बात है, डजंट मैटर। अच्छा, लेकिन जब आप सिग्मा लिख देते हैं, हमारे कोर्स में चूंकि हम यूज करेंगे सिग्मा, वंस यू से इट इज सिग्मा, तो उसके बाद आप इसको खाली जेड भी लिखते हैं तो कोई एतराज नहीं आना चाहिए, क्योंकि सिग्मा तो बता, सिग्मा कहते ही आपको पता चल जाता है कि ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। ठीक है, तो सिर्फ डायरेक्शन मतलब आपको प्लेन बताने की जरूरत नहीं है बेसिकली। ठीक है ना, तो ये दिस है ना। नाउ कम टू टॉ जेड एक्स एंड टॉ जेड वाई shear। इसमें यू कैन नॉट गेट रिड ऑफ, यानी अगर मैं इसमें टॉ जेड कह दूं, फॉर एग्जांपल प्लेन आपको बता दूं टॉ जेड, तो पता नहीं चलेगा कि एक्स डायरेक्शन का है ये वाला या वाई डायरेक्शन का है ये वाला। क्लियर है ना बात? तो यहाँ पे आपको 2 सबस्क्रिप्ट चाहिए, जबकि नॉर्मल स्ट्रेस में चूंकि आपने सिग्मा कह दिया ना, तो उसको सिग्मा जब आपने बता दिया तो बस फिर आपको सिर्फ उसका प्लेन बताना होता है, डायरेक्शन तो ऑटोमेटिकली उसकी परपेंडिकुलर हो जाती है। ठीक है ना, तो बस ये ध्यान में रखिएगा, आपकी बुक में विल हैव दिस सॉर्ट ऑफ थिंग कि जिसमें नॉर्मल स्ट्रेस विल बी कॉल्ड सिग्मा और इसके साथ 1 सबस्क्रिप्ट होगा, जबकि टॉ के साथ 2 सबस्क्रिप्ट होंगे, क्योंकि टॉ में आप जब बता भी देते हैं कि विच प्लेन यू आर टॉकिंग अबाउट, इवन देन उसके बाद 2 डायरेक्शन रह जाती हैं, तो वो किस डायरेक्शन का है यू हैव टू स्पेसिफाई। ठीक है ना, ये सारी गुफ्तगू हमने जो की उसकी अगर मैं समरी आपको दूं तो वो ये है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, सिर्फ चंद एक कन्वेंशन की बातें हैं, सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड व्हेन वी डू द एक्चुअल थिंग। एक नॉर्मल स्ट्रेस आएगा किसी भी प्लेन, किसी, ये पॉइंट है, पॉइंट बात बार बार पॉइंट की हो रही है, इस पॉइंट की बात हो रही है। ये जो प्लेन्स आपको शो हो रहा है ये सिर्फ एक्स वाई प्लेन बताने के लिए है, अदरवाइज वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट plane here, we are not talking about a finite area here, we are talking about a point। इसमें एक नॉर्मल स्ट्रेस होगा, 2 shear स्ट्रेस होंगे। नॉर्मल स्ट्रेस को हम सिग्मा कहेंगे, shear स्ट्रेस को हम टॉ कहेंगे। नॉर्मल स्ट्रेस में एक सबस्क्रिप्ट काफ़ी है, बिकॉज नॉर्मल इसमें आपको बेसिकली प्लेन बताने की जरूरत नहीं है बेसिकली। ठीक है ना, तो ये आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन, आपको डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, प्लेन बस बता दिया, ये प्लेन बता दिया, डायरेक्शन तो
परपेंडिकुलर ही होगा, वो डायरेक्शन आपको सिग्मा बता रहा है। यहाँ प्लेन तो बताना है कि ये किसके ऊपर है, आपको एक्स और वाई डायरेक्शन भी बतानी है, क्योंकि अगर आप सिर्फ टॉ जेड कहेंगे तो फिर क्वेश्चन ये पैदा होगा कि एक्स डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन में, क्योंकि शेयर दो होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अगर यहाँ तक पहुँच गए, आगे काम बहुत आसान है। वो ये कि ये तो अभी आपने एक खास प्लेन देखा था ना, एक पॉइंट में से मैंने आपको पहले भी कई दफ़ा रिपीट किया, आज भी, कि यू कैन पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स थ्रू वन पॉइंट। यही जो पॉइंट जिसकी हम बात कर रहे थे, लेट्स कॉल इट पॉइंट बी, कोई भी, इसको कोई भी नाम दिया जा सकता है, पॉइंट बी है फॉर एग्जांपल। इस पॉइंट से एक तो आपने ये प्लेन, इस प्लेन पे आपने कट किया और फिर इसको छोटा करते करते एक पॉइंट पे ले गए, ये तो ठीक हो गया, ये तो आपने बना लिया। लेकिन आप इसका कट एक, ये वाला कट भी तो, ये है एक्स जेड प्लेन, जिसको हम वाई प्लेन भी कहते हैं। ये कट भी तो इसी पॉइंट में, एक पॉइंट है उस पे से आप कट चाहे हॉरिजॉन्टल लगाएं चाहे वर्टिकल लगाएं, और उसके अलावा भी इतने इनफाइनाइट नंबर ऑफ कट्स लगा सकते हैं। तो अगर आप ये करेंगे तो फिर इस पॉइंट पे जो सिचुएशन बनेगी वो ये होगी, यानी सिग्मा वाई परपेंडिकुलर बिल्कुल उसी तरह, और टॉ वाई जेड और टॉ वाई एक्स, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं, मे बी इट्स नॉट दैट विजिबल टू यू। Now it is good. Sigma y means normal stress in the y direction. Tau yz means जिस पॉइंट की बात कर रहे हैं, वो जिस प्लेन पे हम इसको देख रहे हैं, वो प्लेन y प्लेन है, यानी कि xz प्लेन है। सेकेंड सबस्क्रिप्ट z मीन्स शियर स्ट्रेस की डायरेक्शन z में है, प्लस z में। और दूसरा जो टॉ yz है, टॉ y तो प्लेन तो वही है, लेकिन उसकी डायरेक्शन जो है स्ट्रेस की वो x है इस बार। अच्छा, ये सिर्फ ऐसे नहीं है, हम एक और भी कट लगा सकते हैं, और वो कट ये वाला है, ये है वाई जेड प्लेन, ये वाला कट, इस प्लेन को हम एक्स प्लेन भी कहते हैं, यू गेस्ड इट। ये जब करेंगे तो एक सिग्मा एक्स आ जाएगा, टॉ एक्स वाई, टॉ एक्स जेड। अगेन एक्स आपको बेसिकली बता रहा है प्लेन किसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि बताया ना, एक पॉइंट को आप मुख्तलिफ प्लेन्स, मतलब एक पॉइंट के अंदर से कई हजार प्लेन गुजार सकते हैं, इनफाइनाइट इनफैक्ट। सो यू हैव टू टेल कि आपने कौन सा वाला प्लेन गुजारा था, ठीक है ना। तो ये पहला सबस्क्रिप्ट जो है ये तो आपको बता रहा है प्लेन, दूसरा सबस्क्रिप्ट आपको बता रहा है डायरेक्शन कौन सी। अब दूसरे के लिए जब सिग्मा यूज कर रहे हो डायरेक्शन की जरूरत नहीं, सिग्मा आपको पता है उसी प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी, वो बात ही फिक्स होगी। लेकिन जो टॉ एक्स जेड और टॉ एक्स वाई में आप सेकंड सबस्क्रिप्ट को ओमिट नहीं कर सकते, बिकॉज इवन इफ आई स्पेसिफाई कि एक सर्टेन प्लेन है, व्हाट डायरेक्शन स्ट्रेस वी आर टॉकिंग अबाउट, क्योंकि हर प्लेन के ऊपर दो शियर स्ट्रेस और एक नॉर्मल स्ट्रेस होता है। तो नॉर्मल स्ट्रेस चूंकि एक ही होता है, तो और वो होता भी परपेंडिकुलर ही है, देयर इज नो कंफ्यूजन देयर। बट व्हेन इट कम्स टू शियर स्ट्रेसेस, यू वांट टू स्पेसिफाई व्हिच डायरेक्शन इज देयर, ठीक है ना। ये बात अगर क्लियर हो गई है तो एक क्वेश्चन जो उठना चाहिए वो ये है कि हमने 3 कट लगाए, और इसके बाद भी मैं 15 कट और लगा सकता हूँ। ये 3 ही तो नहीं है ना, प्लेन से और भी बहुत सारे हो सकते हैं, मैं एंगुलर पे भी तो लगा सकता हूँ। अभी तो मैं या एक्स प्लेन पे काट रहा हूँ, या वाई प्लेन पे काट रहा हूँ, या जेड प्लेन पे काट रहा हूँ। मैं ऐसा एक ऑब्लिक प्लेन पे भी कट कर सकता हूँ, और ऑब्लिक प्लेन तो फिर इनफाइनाइट है दुनिया में। तो क्वेश्चन ये है कि यस, वी कैन टेक इनफाइनाइट नंबर ऑफ सच प्लेन्स। तो प्लेन क्या है, आप कट कर रहे हैं, क्रॉस सेक्शन निकाल रहे हैं, और फिर यू आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेसेस। बट गुड थिंग, और ये बाद में ये भी प्रूव हो जाएगी, बट we need only values of stress on 3 planes जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, ये नहीं कि कोई भी 3। आज जो हमने 3 देखे हैं वो बिल्कुल ये कंडीशन पूरी कर रहे हैं। ऑन 3 प्लेन्स, अगर हम 3 प्लेन्स पे काट के वैल्यू कर लें टू एक्सप्रेस या डिफाइन द स्ट्रेस स्टेट कंप्लीटली एट अ पॉइंट, एक पॉइंट के ऊपर कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ ना स्ट्रेस की, मैं 3 कट लगा के आपको बता सकता हूँ। और वो मैंने अगर आपको बता दिया तो उसके बाद अब कोई इंफॉर्मेशन मैंने आपसे छुपाई नहीं है, ठीक है। आप ज़रा देखिएगा ये जो टोटल इंफॉर्मेशन है ये क्या बनेगी। लेट मी शो यू कंपोनेंट कितने होंगे स्ट्रेस के। अभी आपने देखा कि
3 आपको दिखाए थे, हर प्लेन पे 3 3, राइट। अब ये देखिए टोटल 9 कंपोनेंट बन गया हमारे पास, जेड प्लेन, वाई प्लेन, एक्स प्लेन, हर प्लेन पे एक एक नॉर्मल स्ट्रेस और 2 2 शियर स्ट्रेस, ऐसे ही है। और ये आप देखिए पहला हमेशा सबस्क्रिप्ट पहला वाला आपको प्लेन बता रहा है, परपेंडिकुलर टू व्हिच एक्सिस दैट प्लेन लाइज, द सेकंड सबस्क्रिप्ट इज टेलिंग यू व्हिच डायरेक्शन दैट स्ट्रेस इज एक्टिंग इन। ठीक हो गया। अच्छा, अब थोड़ा सा हम बात कर लें साइन कन्वेंशन, ठीक है। पहली बात तो ये है कि ये 9 स्ट्रेस कंपोनेंट्स, ठीक है। अच्छा, आपको ये पीछे कुछ शेडेड किस्म की स्ट्रेसेस भी नजर आ रहे हैं जो ऑपोजिट फेसेस पे आपको शो हो रहे हैं, ठीक है ना। तो पहली बात तो ये ध्यान में रखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना वो क्या है। दिस इज वन पॉइंट। जो हम स्ट्रेस की बात करें, ये एक पॉइंट है, एक डब्बा नहीं, ये क्यूब नहीं है, नॉट अ क्यूब, ये ध्यान में रखिए, ये क्यूब नहीं है। क्यूब आप कहेंगे तो फिर आप कहेंगे अच्छा यार व्हाट इज हैपनिंग ऑन द अदर फेस ऑफ द क्यूब, वहाँ पे भी कुछ स्ट्रेस होगा ना, और वो इट नीड नॉट नेसेसरली बी द सेम। मैंने आपको बताया था हर पॉइंट पे स्ट्रेस डिफरेंट होता है। तो अगर ये वाला पॉइंट कुछ और है और ये वाला पॉइंट डिस्टेंस, ये एक डिस्टेंस है इनके दरमियान, तो फिर तो यहाँ स्ट्रेस कुछ और होगा, वहाँ कुछ और होगा ना। तो वी आर टॉकिंग अबाउट वन पॉइंट हियर, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपको यहाँ से ये दिखाऊं ना, यहाँ से आप देख रहे हैं अगर, ठीक है, तो क्या नजर आएगा आपको। मैं सिर्फ एक सिग्मा वाई आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि वो टॉ और वो तो प्लेन में आ जाएंगे, इधर भी सिग्मा वाई होगा, एक ही पॉइंट है ना। व्हाटएवर स्ट्रेस इज इन दिस डायरेक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट, ठीक है। इसको भी मैं अभी आपको प्रूव कर दूंगा थोड़ी देर बाद, बट एट द मोमेंट आप ये सोचिए एक पॉइंट की बात हो रही है, ठीक है। किसी एक पॉइंट पे मैंने जब स्पेसिफाई कर रहे हैं ना स्ट्रेस को, तो आई नीड टू टेल यू सम कंपोनेंट्स, और वो कंपोनेंट्स हैं 9 इन नंबर, ठीक है ना। सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड, टॉ एक्स वाई, टॉ एक्स जेड, टॉ वाई एक्स, टॉ वाई जेड, टॉ जेड एक्स, टॉ जेड वाई। ये नॉर्मल के 3 कंपोनेंट हैं और शेयर के 9 कंपोनेंट। ये अगर मैं आपको किसी एक पॉइंट पे बता दूं, आई हैव टोल्ड यू एवरीथिंग अबाउट द स्ट्रेस, ठीक है। एक बार अब थोड़ा सा साइन कन्वेंशन की बात कर लेते हैं। जब भी कोई हमने, अगर तो मैंने सिर्फ एक काम करना ना, सिर्फ एनालिसिस दुनिया में मैं कर रहा हूँ, तो आई डोंट नीड अ साइन कन्वेंशन, मैं जो भी कर लूँ मुझे पता है व्हाट इज हैपनिंग। लेकिन अगर मैंने खाली गाड़ी चलानी है, इट्स द सेम थिंग, आई कैन गो एनीवेयर, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द रोड, डजंट मैटर, किसी और ने तो आना नहीं है। जब और लोगों के साथ भी आपने कम्युनिकेट करना है या जब और लोगों ने भी गाड़ी चलानी है, देन वी हैव टू सेट अ साइन कन्वेंशन। इसमें राइट और रॉन्ग कुछ नहीं होता, उसमें सिर्फ ये होता है कि यार सारे के सारे या तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द रोड पे चलाएं या सारे के सारे राइट हैंड साइड ऑफ द रोड पे चलाएं। क्यों? क्योंकि बाकी लोग भी फिर आएंगे तो फिर मसले पैदा होंगे। अगर कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो देन देयर विल बी प्रॉब्लम। लिटरेचर भी ऐसे ही है। हम जब इंजीनियरिंग का कोई भी एनालिसिस करते हैं, तो अगर हम एक पॉजिटिव स्ट्रेस कहते हैं तो फिर उस पॉजिटिव की एक वैल्यू होनी चाहिए, फिर बाकी लोग भी जो कर रहे हों वो भी उसको फॉलो कर रहे हों एटलीस्ट, ताकि व्हेन आई से पॉजिटिव तो उसके जहन में वही बात आनी चाहिए जो मेरे जहन में है, ठीक है ना। तो अब इसमें राइट और रॉन्ग की बात नहीं है, सिर्फ इतनी सी बात है कि एक चीज के ऊपर हम यूनिफाई हो जाएं ताकि फिर हम कम्युनिकेट कर सकें, ठीक हो गया। तो इसलिए जो साइन कन्वेंशन की बात है वो भी देख लीजिए। सिग्मा वाई को देखिए जरा, इसको, ये डायरेक्टेड, ये किस प्लेन के ऊपर है? पॉजिटिव वाई प्लेन पे। जबकि ये जो सिग्मा वाई ये दूसरे वाला शो हो रहा है, ये नेगेटिव वाई प्लेन के ऊपर, क्योंकि इसकी डायरेक्शन देखिए ना, डायरेक्शन कोसाइन, ये जो डायरेक्शन कोसाइन नहीं, जो प्लेन नॉर्मल है ना, प्लेन नॉर्मल, ये हमारा एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, सॉरी, ये वाई है, ठीक है ना। ये इसका प्लेन नॉर्मल जो है ये पॉजिटिव वाई में है, और ये वही पॉइंट का जो प्लेन ये वाला जो नॉर्मल है ये नेगेटिव साइड के ऊपर है। एक एरिया है, उसके कितने नॉर्मल होते हैं? कोई भी एरिया ले लें, एक उसका इस डायरेक्शन में और एक उसका दूसरी डायरेक्शन में नॉर्मल होता है, ठीक है ना। तो पॉइंट ऑफ व्यू की बात है, अगर आप ये वाले साइड देख रहे हैं तो इसका नॉर्मल राइट हैंड साइड पॉजिटिव वाई में, अगर आप ये वाली साइड उसी प्लेन की ऑपोजिट साइड देख रहे हैं तो उसका नॉर्मल नेगेटिव वाई में, ठीक हो। अच्छा, दूसरी बात चेक करें,
ये तो अभी मैंने प्लेन नॉर्मल की बात की थी ना। अब ये स्ट्रेस की डायरेक्शन क्या ये शो हो रही है, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, और ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे स्ट्रेस है ये नेगेटिव वाई डायरेक्शन, ठीक है ना। अब जरा सुन लीजिए, और ये इट विल बी वैलिड टू फॉर ऑल द कंपोनेंट्स, मैं अभी आपको शो कर दूंगा। स्ट्रेस कंपोनेंट ये बड़ा आप यूज टू हो जाएंगे, अभी परेशान ना हो, इज पॉजिटिव इफ इट एक्ट्स ऑन अ पॉजिटिव प्लेन। पॉजिटिव प्लेन से मतलब ये है कि उसका जो प्लेन नॉर्मल है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में हो। इफ इट्स एक्ट्स ऑन अ पॉजिटिव प्लेन एंड is directed in the positive direction। अब आप देखें, दोबारा बनाने लगा हूँ कि सिग्मा वाई ये वाला, और बैक साइड पे जो आपको ये शो हो रहा है ये वाला, ये भी आप नोट करें सिग्मा वाई है, क्योंकि ये भी वाई प्लेन के ऊपर है, परपेंडिकुलर वाई प्लेन है, और डायरेक्शन भी इसकी वाई है, तो ये सिग्मा वाई हमारे डेफिनेशन में बता रहा है, नॉर्मल स्ट्रेस ही है ये भी, ठीक है ना। तो ये बोथ आर पॉजिटिव। क्यों? राइट हैंड साइड तो इसने पूरी कर ली, पॉजिटिव प्लेन के ऊपर है और पॉजिटिव डायरेक्शन में है। लेफ्ट हैंड साइड पे आप नोट करें नेगेटिव प्लेन है और नेगेटिव ही डायरेक्शन है, क्योंकि आप याद करें पॉजिटिव वाई डायरेक्शन ये वाली है, तो ये वाली नेगेटिव वाई डायरेक्शन है। इसमें नोट करें कि इसका प्लेन भी नेगेटिव है और इसकी डायरेक्शन भी नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव नेगेटिव भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव के लिए जरूरी क्या है, दोनों चीजें पॉजिटिव हैं, ठीक हो गया। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो आप देखिएगा ये हमारा का प्लेन है, ये पॉइंट है बेसिकली बट ये हमारा जो पॉजिटिव प्लेन है, इस पे अगर ये सिग्मा वाई ऐसे लग रहा होता तो ये नेगेटिव होता। क्यों? पॉजिटिव वाई प्लेन है लेकिन इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द नेगेटिव डायरेक्शन, और ऑन द अदर हैंड अदर साइड ये वाला भी नेगेटिव होता, क्योंकि ये स्ट्रेस की डायरेक्शन तो पॉजिटिव है इसकी लेफ्ट हैंड साइड स्ट्रेस की डायरेक्शन पॉजिटिव, लेकिन ये प्लेन नेगेटिव है, तो प्लेन नेगेटिव पे डायरेक्शन भी नेगेटिव होनी चाहिए। उस लिहाज से अगर देखा जाए तो अब आप शियर स्ट्रेस पे भी यही चीज लगाइए। ये देखिए इसके बारे में क्या ख्याल है, पॉजिटिव वाई प्लेन और पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, तो ये पॉजिटिव होगा, और इसका काउंटर पार्ट पॉजिटिव वाला ये वाला है, नेगेटिव वाई प्लेन एंड नेगेटिव जेड डायरेक्शन, ये भी पॉजिटिव है। इसके केस में अगर मैं नेगेटिव आपको दिखाना चाहूँ शियर के केस में, तो मैं अब दिखाता हूँ। ये आपका वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो अब मैं आपको नेगेटिव शियर स्ट्रेस दिखाता हूँ। टॉ है ये टॉ वाई जेड ही, क्योंकि वाई प्लेन के परपेंडिकुलर और जेड डायरेक्शन में, बट इट इज इन द नेगेटिव जेड डायरेक्शन, क्योंकि ये पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, ये डाउनवर्ड है। पॉजिटिव प्लेन पे नेगेटिव डायरेक्शन, दिस थिंग बिकम्स नेगेटिव, और ऑन द काउंटर प्लेन इसके बैक साइड पे जो यही प्लेन, ये मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, ये एक ही पॉइंट है। ये जो मैं ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस है, इसको आपने ये डिस्टेंस कुछ नहीं है, ये जीरो डिस्टेंस है। ये क्यों बना रहे हैं, एक प्लेन पे मैं अगर ये सारा कुछ बनाऊंगा ना, ये बनेगा नहीं, इतनी सी बात, सिंपल। तो इसके ऑपोजिट साइड पर, इसी प्लेन के ऑपोजिट साइड पे जो नेगेटिव डायरेक्शन का शियर स्ट्रेस होगा ना, वो ये। क्यों? डायरेक्शन स्ट्रेस की पॉजिटिव है, बट द प्लेन ऑन विच वी आर टॉकिंग अबाउट दैट इज नेगेटिव। तो एक भी चीज नेगेटिव हो गई और एक पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव है, दोनों पॉजिटिव हो गई तो पॉजिटिव है, दोनों नेगेटिव हो गई तो भी नेगेटिव है, पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इस डेफिनेशन को कंप्लीट कर देता हूँ। अब मैं कंप्लीट कर देता हूँ। अ स्ट्रेस कंपोनेंट इज पॉजिटिव if it acts on a positive plane and is directed in the positive direction, or if it acts on a negative plane and is directed in the negative direction, ये दोनों पॉजिटिव, यानी बिल्कुल। अब मैथमेटिक्स की अगर बात करें, मल्टीप्लाई याद करें, प्लस मल्टीप्लाई प्लस होता है, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस होता है। ये माइनस मल्टीप्लाई माइनस ये वाला केस है, प्लस मल्टीप्लाई प्लस ये वाला केस है। हाँ, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस ये भी नेगेटिव है और माइनस मल्टीप्लाई प्लस ये भी नेगेटिव है, ठीक है। यानी ये दोनों केसेस नहीं है, ये दोनों केसेस इनमें से एक भी नहीं है नीचे वाले। वो क्या होगा, पॉजिटिव स्ट्रेस एक्टिंग ऑन नेगेटिव प्लेन या नेगेटिव स्ट्रेस एक्टिंग ऑन पॉजिटिव प्लेन, ये दोनों नेगेटिव है, ठीक है ना।
ये बात क्लियर हो गई? अगर ये क्लियर हो गई तो आई वांट समबडी टू, मैं फिर उसको ब्रेक लूंगा, टू जस्ट टू नो कि आप आर यू फॉलोइंग और नॉट। मुझे आपने ये बताना है कि ये मैं एक चीज़ बनाने लगा हूँ और आपने बताना है ये पॉजिटिव शियर स्ट्रेस है या नेगेटिव शियर स्ट्रेस है। ठीक है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका जेड एक्सिस है। अब ये प्लेन ये है ना, अब ये शियर स्ट्रेस है, ये बेसिकली जेड प्लेन के अंदर लाई करता है और इसकी डायरेक्शन जो है वो है -y डायरेक्शन। ठीक है ना, तो इसको मैं टॉ जेड वाई कहूँगा, जेड प्लेन और डायरेक्शन y। ठीक है ना, अब क्वेश्चन ये है, एनीबडी, इज दिस अ पॉजिटिव शियर स्ट्रेस और अ नेगेटिव शियर स्ट्रेस? नेगेटिव। नेगेटिव, यस, व्हाई? यस, व्हाई? आंसर ये ठीक है। प्लेन तो पॉजिटिव है लेकिन डायरेक्शन नेगेटिव है। ओ वेरी गुड, नाइस। अच्छा, अब इसी प्लेन, मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ, ये जो प्लेन है ना, ये वाला प्लेन और जो ये वाला प्लेन है, ये एक ही प्लेन की दो साइडें हैं, समझ लें। एक, इसको मैं अगर सही दिखाऊं ना तो ये एक साइड है और ये दूसरी, ये एक ही प्लेन, एक ही है। तो ये जो नीचे वाला प्लेन है, इस पे जब नेगेटिव दिखाऊंगा तो क्या इसकी डायरेक्शन ये होनी चाहिए या ये होनी चाहिए? सर राइट साइड पे होनी चाहिए। यस, व्हाई? अगेन आंसर इज राइट, व्हाई? सर क्योंकि प्लेन नेगेटिव है और डायरेक्शन पॉजिटिव फिर नेगेटिव। यस यस यस, बस आपको समझ आ गया। ठीक है, वी टेक अ ब्रेक हियर, व्हेन वी कम बैक विल स्टार्ट। हमारा मुश्किल वाला काम हो गया, आई अश्योर यू, मुश्किल वाला काम हो गया। वी कम बैक विद एन न्यूमेरिकल, फर्स्ट न्यूमेरिकल ऑफ दिस कोर्स, एंड देन वी विल मूव ऑन इंशाल्लाह। होपफुली अब जल्दी जल्दी हम कोशिश करेंगे कि अपनी लर्निंग को रीइंफोर्स करें विद सम प्रैक्टिकल। ठीक है जी, चलिए जी, लेट मी टेक अ ब्रेक हियर।